हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है हम लोग मूल विधि को ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके थे, रिवाइज भी कर लिया था। अब हम टॉप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हैं और जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मुझे नहीं लगता इस लास्ट टाइम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। मैं सारे के सारे एक्ट्स के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज आपके क्वेश्चन हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के और घरेलू हिंसा के। यदि आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको पता है क्या करना है। एक नीचे बटन है रेड कलर का, वहां पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से राम जी की पाठशाला को बहुत बहुत उत्साह मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करवा दूंगा और आंसर की भी इसमें साथ में ही मैंने ऐड करवा दी है। ठीक है, दिक्कतें बहुत हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं, पर उन दिक्कतों का रोना हमको रोना नहीं है, अपने काम की तरफ आगे बढ़ना है। तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दहेज लेने पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। दहेज देने पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मतलब क्या है, दहेज के लेन देन पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी सही, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा को दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दहेज में क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, दहेज में क्या शामिल नहीं होता। तो विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, बिल्कुल दहेज में आता है। विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, ये भी दहेज में आता है। विवाह के पूर्व आपस में लेने देने की संविदा अगर होती है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ होता है, एक समझौता होता है, तो वो भी दहेज में आता है। तो ये तीनों दहेज में आते हैं, जबकि मेहर दहेज में नहीं आता। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। ठीक है, मतलब कब अधिनियमित होने का मतलब है कब पारित हुआ। अधिनियमित होने का मतलब है कब पारित हुआ। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आप ये बात लिख के ले लो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आपका पारित हुआ। तो 20 मई 1961 को यह पारित हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यह है मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ किसमें दिया गया है। तो आपको पता है, मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, आईपीसी की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को बताया गया है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में, धारा 2 के स्पष्टीकरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 30 है, यहाँ पे ना 30 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, पर इसका उत्तर ये सही है। आपको मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ क्या लगाना है, 30 में। और 31 में आपको पता होना चाहिए, आईपीसी 31 में वसीयत है। क्या है, वसीयत है। देखो आईपीसी की कुल मिला के बहुत सारी धाराएं मैंने पढ़ाई थी, 200-250 धाराएं आपको पढ़ाई थी, पर उनमें से कुल मिला के 150-55 के आसपास धाराएं हैं जो आपको एकदम याद रखनी है। उनको आज मैं डाल दूंगा, चाहे किसी भी टाइम डालूं, पर मैं डाल दूंगा। एक बार क्विक रिवीजन आप उनका जरूर कर लीजिए, छोटी सी वीडियो में पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगला प्रश्न है, दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि विवाद से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, तब किसे अंतरित की जाती है। देखो दहेज का मामला बनता ही तब है जब दहेज मृत्यु का मामला बनता ही तब है जब स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो गई हो, शादी के संदिग्ध परिस्थितियों में। और ऐसा माना जा रहा है कि दहेज अगर लिया गया है और जिस स्त्री को की मृत्यु हुई है, दहेज मृत्यु हुई है, उस स्त्री की मृत्यु के बाद वो दहेज की संपत्ति किसको अंतरित की जाती है। माता पिता को, यदि संतान है तो उसको, विकल्प ए और बी, या पति को। तो पति का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो या तो माता पिता को या संतान को। संतान यदि है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए या बी। अगर संतान नहीं है तो माता पिता को, और अगर संतान है तो संतान को अंतरित की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान का क्या मतलब है कि कौन जानकारी ले सकता है, कौन रिपोर्ट मंगा सकता है कि भाई ये मतलब क्या चीज है। तो कौन हो सकता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी हो सकता है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट या कोई भी मजिस्ट्रेट। तो इसमें आपको याद रखना है केवल और केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और यदि महानगर है
तो महानगर मजिस्ट्रेट वहां पे आपको इस चीज का संज्ञान ले सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार वैधानिक है ना, यह है वैधानिक नवय्यत निम्न में से क्या होगी? वैधानिक नवय्यत निम्न में से क्या होगी? ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ठीक है। वैधानिक नवय्यत निम्न में से क्या होगी? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, यानी कि अगर दो व्यक्तियों के बीच दहेज के लेन देन का कोई करार हुआ है तो वैधानिक नवय्यत का मतलब यहाँ पे क्या है कि वह एक तरह से इलीगल मानी जाएगी और धारा 5 के तहत वो शून्य माना जाएगा करार, ऐसा कोई करार नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये आपको अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न है हमारा दहेज अपराध, ठीक है, दहेज अपराध। और दहेज अपराध में क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धारा 304B 304 ख, यानी कि दहेज मृत्यु की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? कौन विवेचना करता है? दहेज मांगने के चलते यदि किसी स्त्री को मार दिया गया हो, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी स्त्री की मौत हो गई हो, तो विवेचना कौन करेगा? थाना प्रभारी करेंगे, है ना, थाना प्रभारी करेंगे। निरीक्षक रैंक के थानाधिकारी, निरीक्षक मतलब क्या कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे, या कोई भी विवेचना अधिकारी करेगा। तो आपको इसमें याद रखना है केवल डीएसपी रैंक के अधिकारी ही इसमें विवेचना कर पाएंगे यदि दहेज मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? पहले क्या था? अधिनियमित था। उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं आपको, देखो यहां पे ये रहा, यहां पे अधिनियमित कब हुआ? अधिनियमित हुआ 20 मई 1961 को, जबकि ये लागू कब हुआ ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये लागू कब हुआ? लागू कब हुआ ये? तो लागू हुआ ये आपका 1 जुलाई 1961 को, 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ। अगला प्रश्न है, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं शायद ना, है ना, तो आगे देखते हैं। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार न्यायालय किस दशा में अपराधों का संज्ञान लेगा? है ना, 1961 की धारा 7 के अनुसार न्यायालय किस दशा में अपराधों का संज्ञान लेगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के माध्यम से? तो आपने को क्या ध्यान रखना है? ये हो जाएगा आपका स्वयं की जानकारी पर बिल्कुल ले सकता है, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर बिल्कुल, या अन्य नातेदार के परिवाद पर, तो तीनों ही हो जाएंगे। तो ये सभी, इन सभी ही आधारों पर न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है। अगला हमारे पास प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज के लिए विज्ञापन देने के अपराध के दंड का प्रावधान है। यदि कोई दहेज के लिए विज्ञापन देता है, एडवर्टीजमेंट देता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? आपको ये बात याद रखनी है। तो सीधे सीधे आप याद रख लीजिए, 6 महीने से लेके 5 साल तक का कारावास हो सकता है, या 15,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों की दोनों सजाएं उस व्यक्ति को दी जा सकती है। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर आपने उतना कर रखा है तो काफी है। अब घरेलू हिंसा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इसका पूरा नाम है। इसका विस्तार कहां तक है? तो ज्यादातर जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य होने का दर्जा छीनने के बाद सभी एक्ट संपूर्ण भारत पर ही अब लागू हो रहे हैं। इस तरह का प्रश्न किसी न किसी एक्ट में आपको जरूर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ? ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो कब लागू हुआ? 2006 में लागू हुआ। जबकि अधिनियमित कब हुआ? अधिनियम कब का है? 2005 का है, पर लागू कब हुआ? तो 2006 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आचरण है, निम्नलिखित में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा को गठित करता है? यानी घरेलू हिंसा की एक तरह से परिभाषा ही है। तो यदि व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा हो रही है उसकी शारीरिक क्षति हो, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा आपका कि दहेज के लिए उत्पीड़ित करना, ये भी दहेज के लिए उत्पीड़ित करना भी आपका घरेलू हिंसा में आ जाता है। यद्यपि उसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी लागू होंगी, पर अगर मारपीट हो रही है तो घरेलू हिंसा तो हो ही रही है। पीड़ित व्यथित व्यक्ति उसके संबंधी पर अपने आचरण द्वारा धमकी का प्रभाव डालना, पीड़ित व्यक्ति उसके संबंधी पर अपने आचरण द्वारा धमकी का प्रभाव डालना,
यानी कि अगर पीड़ित व्यक्ति है और उसके बालक बच्चे हैं सब, तो उन पर भी अगर धमका के और डरा धमका रहा है तो ये भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 के तहत आश्रय गृह में व्यथित व्यक्ति को आश्रय उपलब्ध करवाएगा। यदि घरेलू हिंसा है, घर में मारपीट हो रही है, तो एक आश्रय गृह बनाया जाता है, तो आश्रय गृह कौन करवाएगा, कौन उपलब्ध करवाएगा? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, मैंने पहले ही पढ़ाया था। उपलब्ध कराएगा व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर। कौन कराते हैं? व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर करवाता है। कौन करवाता है? संरक्षण अधिकारी करवाता है। ठीक है, ऑप्शन केवल एक है, व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर करवाता कौन है? संरक्षण अधिकारी करवाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के अधीन संरक्षण अधिकारी का या के कर्तव्य या कार्य है। तो इसमें देखते हैं, मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करना, पीड़ित के लिए निःशुल्क विधिक सहायता को सुनिश्चित करना, पीड़ित के संरक्षण के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन देना और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता भी करता है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाता है और आश्रय गृह भी उपलब्ध करवाता है, संरक्षण वगैरह सब चीज प्रोवाइड करवाता है। धारा 8 के अधीन क्या है? संरक्षण अधिकारी कार्य है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के मामलों में संबंध में प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष संदाय करने हेतु कौन सा आदेश पारित कर सकता है? अब ये लैंग्वेज बड़ी टिपिकल लग रही होगी। जिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने घरेलू हिंसा का कोई मामला लंबित है, चल रहा है, ठीक है, और प्रत्यर्थी कौन है? जो पीड़ित है। प्रत्यर्थी को माफी चाहता हूं, प्रत्यर्थी कौन है? जिसपे आरोप लगाए गए हैं, है ना। प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष है आपका पैसे देना, अनुतोष कंपेंसेशन, संदाय मतलब देने के लिए कौन सा आदेश पारित कर सकता है? तो उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय व्यय और पीड़िता के साथ यदि उसकी कोई संतान हो तो उसके लिए भरण पोषण, इनमें से कौन सा आदेश पारित कर सकता है, दे सकता है कि भाई तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा डी। ये तीनों ही के तीनों आदेश धनीय अनुतोष देने के लिए ये हो जाएगा कि भाई उपार्जन की हानि जो हो रही है, जो तुमने मारपीट पहुंचाई है, उसकी चिकित्सा का व्यय दो और साथ में भरण पोषण का खर्चा भी आप दो। ये कोई भी मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है प्रत्यर्थी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? यदि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दिया गया है और उस आदेश में मतलब क्या है, प्रत्यर्थी जिसपे आरोप लगे हैं वो संतुष्ट नहीं है, या जिसने जो पीड़ित है वो संतुष्ट नहीं है, तो उस मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड का प्रावधान है? यदि प्रत्यर्थी को संरक्षण का आदेश दिया गया है, जो घरेलू हिंसा कर रहा है उसको आदेश दिया गया है कि भाई तुम क्या काम करो, तुम संरक्षण करो, ध्यान से रखो, और फिर भी उस आदेश को भंग कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा आपके 31 के तहत, घरेलू हिंसा की धारा 31 के तहत उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है आर्थिक दुरुपयोग भी है, शारीरिक दुरुपयोग भी है, आर्थिक दुरुपयोग भी, शारीरिक दुरुपयोग भी है और आपका यौन दुरुपयोग भी है ना। शारीरिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग भी है, तो आपका उत्तर इसमें सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, बहुत बुरा हाल है, लोग गुस्से में आके अपने घर में जो स्त्री होती है, बड़े बड़े जानवर से लोग हैं भाई, पता नहीं भगवान जाने क्या किस प्रकृति के जीव हैं, उनका यौन दुरुपयोग करते हैं, बहुत बुरी तरह से उनके साथ में होते हैं और बहुत गलत आचरण उनके साथ करते हैं, तो वह भी घरेलू हिंसा का ही प्रकार है। तो इस तरह के लोगों को तो बस पता नहीं भगवान क्या कर देना चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है संरक्षण अधिनियम है 2005, कब अधिनियमित हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि 2006 में तो लागू हो गया, तो अधिनियमित कब हुआ? तो यहाँ पे डेट्स लिखी है, 2005 तो है ही है, तो डेट एक बार मोटा मोटी आप इसमें याद रख लीजिए। डेट है इसका 13/9/2005, 13/9/2005 यानी 13 सितंबर 2005,
13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ, लागू हुआ आपका 2006 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? आवेदन पत्र कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो संरक्षण अधिकारी, व्यथित महिला या व्यथित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति। यदि संरक्षण अधिकारी को सूचना मिलती है कि भाई घरेलू हिंसा हो रही है तो वह आवेदन पत्र डाल सकता है, वह महिला स्वयं डाल सकती है या उस महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति ये डाल सकता है। तो सभी इसमें आपका उत्तर आ जाएगा। धारा 12 में ऐसा जिक्र है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न आता है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। कौन, किसके अनुरोध पर? घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह, जो आश्रय गृह है, जहां पर संरक्षण गृह है, वो पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन बाध्य है आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय देने के लिए। किसके अनुरोध पर? मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर या पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर? तो मैंने अभी आपको बताया था पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। और प्रोवाइड कौन करवाएगा? संरक्षण अधिकारी प्रोवाइड करवाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है घरेलू हिंसा में? तो देखो इसमें कौन सा आ गया आपका? भावनात्मक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, आर्थिक। आर्थिक अभी हमने पढ़ा, ठीक है, आर्थिक अभी हमने पढ़ा। और मौखिक भी होता है, गाली गलौज करते हैं। भावनात्मक दुरुपयोग भी होता है, जबकि मानसिक दुरुपयोग कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका चार प्रकार हैं, भावनात्मक है, मौखिक है, आर्थिक है और शारीरिक है। कौन सा है? शारीरिक, जिसको यौन दुरुपयोग कहा जाता है। मार पिटाई भी वगैरह इसमें ही आती है सब चीज, तो ये दुरुपयोग में शामिल है। उसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के जो अपराध हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? देखो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, सीआरपीसी का जो शेड्यूल 1 है वह बताता है कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानतीय है या गैर जमानती, यानी कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और आपका बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वहां पे बताया गया है। या प्रत्येक विधि बताती है कि उस विधि के अंतर्गत जो भी अपराध हो रहा है वो किस श्रेणी का है। तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध घटित होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं, संज्ञेय होते हैं और गैर जमानतीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो वह प्रवर्तनीय होगा, यानी कि कहां लागू होगा? मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में या समस्त भारत में, तो ये कहीं भी लागू होगा, समस्त भारत में लागू होगा। ये नहीं है कि आप किसी जिले में बैठे हो, वहां पे घरेलू हिंसा हुई, वहां के कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया और आप यूपी में थे मानो, तो आप तमिलनाडु जाके वहां पे हिंसा करने लगे, नहीं, वह वहां पर भी प्रवर्तनीय होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? यानी घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा किसमें है? तो आंख बंद करके लगा देना है, घरेलू हिंसा की परिभाषा है धारा 3 में। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 का विस्तार कहां पर है? तो अभी मैंने बताया था, आई थिंक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। आईपीसी का वीडियो अभी शाम तक आपके पास पहुंचा दूंगा, मुख्य धाराओं का, और अभी थोड़ी देर में आपके पास संविधान का वीडियो पहुंचेगा और हिंदी साहित्य का वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो तैयार रहें, सब्सक्राइब कर चैनल को करके रखें। मैक्सिमम क्वेश्चन फंसाने का प्रयास करूंगा, जितने भी हिम्मत कर पा रहा हूं उतनी कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप जल्दी से दरोगा बन के हमको सूचना दें अच्छी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।